नमस्ते गाइस। और आज की फाइट वीडियो को स्टार्ट करते हैं जॉन जोन्स से, जहां पर वो बात करता है टॉम एस्पिनल के बारे में, खुद की फ्यूचर फाइट के बारे में, एंड ऑल्सो इसके साथ जॉन जोन्स अपोलोजाइज करना चाहता है डैना वाइट को। तो सबसे पहले जॉन जोन्स खुद के बारे में बात करता है, जहां पर वो कहता है कि वो रियली गुड फील कर रहा है, उसने प्रॉपर वे से ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है और वो हेल्दी है और वो रियली चाहता है फिर से फाइट करना। अब वो किसके साथ चाहता है फाइट करना, तो यहां पर जॉन जोन्स नाम लेता है लाइट हेवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा का, जिधर जॉन जोन्स से बोलता है कि उसकी और एलेक्स परेरा की फाइट वो भी व्हाइट हाउस में एक बहुत बड़ी फाइट होगी। ये एक ब्लॉकबस्टर फाइट है जो पूरे वर्ल्ड में हर कोई देखेगा। एलेक्स परेरा बहुत बड़ा नाम बन चुका है, हर कोई एलेक्स परेरा को जानता है, उसके पीछे काफी हाइप है, वो इसी के साथ अभी चैंपियन भी है। एंड ऑल्सो एलेक्स परेरा ऑलरेडी कॉन्वर्सेशन में आ चुका है वन ऑफ द ग्रेट फाइटर्स में। तो अगर उन दोनों की फाइट व्हाइट हाउस में हो जाती है तो ये दोनों के लिए ही विन विन रहने वाली है और उसको जरा भी ऐसा फील नहीं होता कि उस फाइट में कोई भी लूजर होगा। तो जॉन जोन्स ने क्लियर कर दिया है कि वो स्टिल एम कर रहा है व्हाइट हाउस के कार्ड में होने के लिए, जहां पर वो चाहता है कि उसकी फाइट एलेक्स परेरा के साथ हो। अब क्या उसे परेरा की फाइट मिलने वाली है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या वो व्हाइट हाउस के कार्ड में फाइट भी करेगा। तो इस चीज को लेकर जो अभी तक डैना वाइट ने बोला है उससे तो ऐसा ही लगता है कि वो जॉन जोन्स को फाइट करने नहीं देगा, बट इसको लेकर भी जॉन जोन्स के पास सॉल्यूशन है, जहां पर जॉन जोन्स रिवील करता है कि वो रियली अपोलोजाइज करना चाहता है डैना वाइट को। वो सच में चाहता है कि वो डैना वाइट से फेस टू फेस मिले, जहां पर वो डैना वाइट को सॉरी बोल सके, क्योंकि जिस वे से टॉम एस्पिनल की फाइट की सारी सिचुएशन प्ले आउट हुई थी, जहां पर वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है कि वर्बल एग्रीमेंट हो गया था कि वो टॉम के साथ फाइट करेगा, बट अनफॉर्चुनेटली फिर वो फाइट नहीं हो पाई। वो टोटली अपनी गलती मानता है और इसीलिए वो डैना वाइट से अपोलोजाइज करना चाहता है, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, और वो फिर से फैंस को एंटरटेन और ह्यूज मनी अर्न करना चाहता है। अब इंटरेस्टिंग बात यहां पर ये कि जॉन जोन्स ने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ वो गलत में था, उसने टॉम के साथ फाइट करने को एक्सेप्ट कर लिया था, बट बाद में वो बैक ऑफ हो गया था। तो अभी मैं नोटिस कर रहा हूं काफी लोग इस बात को बोल रहे हैं कि इन बातों से ये क्लियर हो जाता है कि जॉन जोन्स सच में टॉम एस्पिनल को डक कर रहा था, और क्योंकि जॉन जोन्स के पास ज्यादा टेप नहीं थी टॉम एस्पिनल के ऊपर, इसीलिए वो एंड में टॉम के साथ फाइट करने को डिक्लाइन कर देता है। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में, क्योंकि ये बात क्लियर हो चुकी है कि जॉन जोन्स ने फाइट को एक्सेप्ट किया था और उसके बाद खुद ही बैक ऑफ कर गया था। एनीवेज अब मेन बात पर आते हैं, जहां पर जॉन जोन्स करंट हेवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनल को ओवररेटेड बोलता है। तो बात चल रही होती है कि टॉम और सीरियल खान की फाइट रियली बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनते जा रही थी, सीरियल खान को काफी सक्सेस मिल रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली फाइट में आई पोक हो जाता है और फाइट बन जाती है नो कॉन्टेस्ट। तो यहां पर जॉन जोन्स कहता है कि टॉम एस्पिनल एक ग्रेट एथलीट है, उसके पास काफी ब्यूटीफुल 1-2 स्ट्रेट पंचेस हैं, बट उसके अलावा अगर तुम देखोगे तो जो उसकी जूजित्सु गेम है, जो उसके ग्राउंड गेम है, वो हाईली ओवररेटेड है। तो जितना हाईली रेट टॉम को किया जाता है एज एन ऑलराउंड फाइटर, वो जरा भी केस नहीं है, बल्कि उसे लगता है कि टॉम एस्पिनल बहुत ज्यादा ओवररेटेड है, और जो टॉम ने सीरियल खान के साथ फाइट की है उसको उसने बहुत क्लोजली देखा है और वो टॉम के पैटर्न को जान चुका है, जहां पर टॉम के पास 1-2 पंच काफी अच्छे हैं, बट जैसे ही सीरियल खान के अगेंस्ट वो वर्क करना बंद कर गया तो हम देख सकते थे कि सीरियल खान अनटचेबल हो गया था, फ्रीली मूव कर रहा था सीरियल खान, जहां पर उसके हैंड्स डाउन थे, उसने बार बार अपने जैब से टॉम एस्पिनल की नोज को बस्ट अप भी कर दिया था। तो यस, उसे लगता है टॉम एस्पिनल ओवररेटेड है। अब इसके बाद जॉन जोन्स टॉम एस्पिनल को क्रिटिसाइज करता है, और यहां पर उसने वर्ड को तो नहीं बोला, बट जॉन जोन्स की बातों से यही लग रहा था कि वो टॉम एस्पिनल को क्विटर बुला रहा है। जॉन जोन्स कहता है कि टॉम एस्पिनल के पूरे करियर में हम ये देख सकते हैं कि जब भी टॉम इंजर्ड होता है वो एकदम से शट डाउन कर जाता है। टॉम एस्पिनल हमेशा वे आउट देखता है और वो हमेशा फाइट्स को क्विट कर देता है। गान की फाइट में देखें तो जब उसे आई पोक हुआ तो एकदम से टॉम एस्पिनल शट डाउन ही हो जाता है, जिधर वो ट्राई भी नहीं कर रहा था अपनी आई को ओपन करने का, और पूरे नेशनल टीवी में वो एक सिली कैट की तरह दिख रहा था। एटलीस्ट टॉम एस्पिनल को ट्राई तो करनी चाहिए थी अपनी आई को ओपन करने की, बट वो जरा भी ट्राई करता ही नहीं है। फिर उसके बाद कर्टिस ब्लेड्स की फाइट में भी देखें तो वहां पर टॉम एस्पिनल को जैसे ही नी इंजरी हुई वो एकदम से फिर से शट डाउन कर गया। वहां पर भी जरा भी टॉम एस्पिनल ने ट्राई नहीं की कि वो वापस स्टैंड हो, बल्कि वो इमीडिएटली अपनी नी को पकड़ लेता है और फाइट को स्टॉप करना पड़ता है। जॉन जोन्स ने यहां पर लग रहा है कि टॉम एस्पिनल के पूरे करियर को छान मारा है, जहां पर इसके बाद जॉन जोन्स, जब टॉम बहुत ज्यादा यंग था और वो एंकल लॉक से सबमिट हो गया था, तो उसको भी जॉन जोन्स ने मेंशन किया कि इवन बिफोर यूएफसी जब टॉम ने एंकल लॉक से क्विट किया था तो वहां पर भी कोई उसने स्ट्रगल नहीं की थी, उसने जरा भी ट्राई नहीं की थी कि वो एंकल लॉक से बाहर निकले, बल्कि इमीडिएटली टॉम एस्पिनल वहां पर टैप आउट कर देता है। अब इसके बाद जब जॉन जोन्स ने अपनी प्रोफाइल पिक को चेंज किया था, जहां पर वो वन आई पैच डक को दिखाता है, और जब वो अपने इवेंट में हॉर्स में भी आया था तो वहां पर भी हॉर्स की एक आई पर पैच लगा हुआ था। तो इसको लेकर जॉन जोन्स से बोलता है कि वो बस फन कर रहा है, वो मजे ले रहा है सिचुएशन के, टॉम एस्पिनल
स्पिनल उसके बारे में बहुत टाइम से बोलता रहे, तो अब उसकी बारी आ चुकी है तो वो क्यों ना बोले। जिस वजह से टॉम की पूरी सिचुएशन बनी है ना, आई थिंक सो हर कोई ये फील कर रहा होगा कि अभी अगर यूएफसी जॉन जोन्स को अप्रोच करके बोलती है कि क्या वो टॉम की फाइट को एक्सेप्ट करेगा, तो बिना किसी प्रॉब्लम के एकदम से जॉन जोन्स एक्सेप्ट करने वाला है फाइट को। और मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं डैना वाइट के बारे में, जहां पर स्टार्ट तो टॉम स्पिनल की ही बात से करते हैं, जहां पर डैना वाइट टॉम स्पिनल की हेल्थ अपडेट देता है, जिधर वो कहता है कि टॉम पूरा फाइन है, जितना उसे पता है तो उसकी रेटिना डिटैच नहीं हुई है, यानी कि उसकी आई पूरी ठीक है, वो बहुत जल्दी हील हो जाएगा। और जैसे ही वो हील होके फिर से ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देता है, तो वो इमीडिएटली रीमैच को बुक करवाने वाले। अब काफी लोगों की तरह मैं भी ये चाहता हूं कि UFC 323 में ही रीमैच को करवा दो, जहां पर ये इवेंट फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। इसमें 3 टाइटल फाइट्स होने वाली हैं, तो मैं भी ये चाहता हूं कि जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये फाइट बुक हो जाए, क्योंकि फिर अगर हम इसे अगले साल लेके गए तो जनवरी में काफी पॉसिबिलिटी है कि इलिया टुपुरिया अपना कमबैक करे, तो फिर या तो टॉम को फरवरी में फाइट करनी पड़ेगी या फिर UFC इलिया को पुश बैक कर सकती है फरवरी में। दोनों की एक कार्ड में फाइट होना मुश्किल है, क्योंकि इलिया बहुत बड़ा नाम है, वो को मेन इवेंट तो हो नहीं सकता। और टॉम वर्सेस गान की भी बात करें तो ये रीमैच अब और भी ज्यादा बड़ा बन गया है, तो ऑब्वियसली इसकी भी सेंस नहीं बनती कि ये फाइट किसी कार्ड की को मेन इवेंट हो। अब एक और बात है डैना वाइट की, जहां पर वो व्हाइट हाउस के इवेंट को लेकर बोलता है कि उनका बजट बहुत ज्यादा टाइट हो गया है। डैना के अकॉर्डिंग अभी जो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है वो बजट को ही लेकर है, क्योंकि UFC व्हाइट हाउस में बहुत ज्यादा पैसा लगने वाला है। डैना की बातों से लग रहा है कि बहुत जल्दी ऑयल वाले लोगों को कॉल लगने वाली है, यानी कि सऊदी को कॉल लगने वाली है, जैसे कि UFC 306 नोचे वाले कार्ड में हुआ था, जहां पर UFC ने पहले खुद के 25 मिलियन या फिर 30 मिलियन इन्वेस्ट किए, और जब उनको लगा कि बजट बाहर जा रहा है तो फिर उन्हें सऊदी को बुलाना पड़ा। तो एग्जैक्टली यहां पर भी ऐसा हो सकता है, बट क्योंकि ये व्हाइट हाउस का इवेंट है, अमेरिका का इवेंट है, तो ऐसा भी हो सकता है कि इस बार डैना वाइट ऑयल मनी ना ले, बल्कि वो डायरेक्टली अपने लॉन्ग टाइम फ्रेंड और करंट अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की हेल्प ले, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप एक बिलियनर है, तो ऑब्वियसली वो थोड़े से पैसे तो दे ही सकता है। और मूविंग ऑन, तो अब बात करते हैं मिडिलवेट फाइटर रेनियर डिरिडा के बारे में, जहां पर फाइनली अपने ब्रैंडन एलन के अगेंस्ट एक बहुत ही शॉकिंग वे से लॉस लेने के बाद रेनियर डिरिडा का इंटरव्यू आता है। अब शॉर्ट में ही बताता हूं कि आरडीआर ने बोला क्या है। तो जैसे कि हमें पता था ब्रैंडन ने फाइट को एक शॉर्ट नोटिस में लिया था, बट फिर भी फर्स्ट राउंड को अगर हटा दें तो वो पूरी फाइट में आरडीआर को डोमिनेट कर रहा था, और फोर्थ राउंड ओवर होने के बाद आरडीआर पूरा एग्जॉस्ट हो गया था, वो कंप्लीटली ब्रेक हो गया था। और ये देखते हुए जो आरडीआर का कोच है उसने वेव ऑफ कर दी फाइट, यानी कि आरडीआर फाइट को और ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो इसको लेकर आरडीआर ये कहता है कि वो रियली थैंकफुल है अपने कोच का कि उसके कोच ने और ज्यादा उसे फाइट करने नहीं दिया। वो दोनों एक दूसरे को मोर देन 10 इयर्स जानते हैं, तो इसीलिए उसके कोच को लग गया था पता कि वो और ज्यादा फाइट नहीं कर सकता, और अगर वो 5th राउंड में फाइट करता तो बस उसका मीनिंग रहता कि वो और ज्यादा डैमेज लेता। अब बात आती है कि आरडीआर को हुआ क्या है, उसे कौन सी प्रॉब्लम है, और ऑनलाइन ये चला था कि आरडीआर को फाइट से पहले कोई वायरस हो गया था, सेम लाइक एलेक्स परेरा को जो हुआ था। बट ये चीज डिनाई करते हुए आरडीआर ये कहता है कि वो लगातार अपना ब्लड वर्क करवा रहा है, और ये बेसिकली उसकी पुरानी प्रॉब्लम है जो वापिस आ गई थी। अब वो यहां पर नाम तो नहीं लेगा कि उसे क्या हुआ है, बट ये जो प्रॉब्लम है ये उसने पहले भी फेस की थी, जहां पर आरडीआर उसी फाइट को रेफर कर रहा है जिधर 1FC की ये फाइट थी, और वहां पर भी आरडीआर ने कंटिन्यू करने से मना कर दिया था। आरडीआर इसके बाद कहता है कि जो उसे प्रॉब्लम है उसका वो नाम नहीं ले सकता, क्योंकि फिर उसे रीमैच नहीं मिलेगा, वो अपनी आने वाली फाइट्स को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर देगा। तो वो रिवील नहीं करना चाहता है कि उसे क्या हुआ है, बट हाँ वो अभी भी शिट फील करता है। इवन इतने दिनों के बाद भी जब भी वो स्टेयर्स को चढ़ता है तो वो आउट ऑफ ब्रेथ होता है। अब आरडीआर अपना कब कमबैक कर सकता है, तो यहां पर आरडीआर बोलता है कि वो अपना कमबैक अब तभी करने वाला है जब वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। अब हु नोस कि ये कौन सी प्रॉब्लम है, मे बी ये वेट कट से रिलेटेड भी हो सकती है, एंड ऑब्वियसली जो वेट कट्स होते हैं वो हमेशा फाइटर की बॉडी को बुरे वे में इफेक्ट करते हैं, तो मे बी ऐसा हो सकता है कि इनडायरेक्ट वे से इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बार बार वेट कट करने की वजह से ये जो प्रॉब्लम है ये वापस आ गई है। और अब मूविंग ऑन, तो एक और मिडिल वेट फाइटर की बात करते हैं, यानी कि फॉर्मर मिडिल वेट चैंपियन शॉन स्ट्रिकलैंड की। काफी टाइम से शॉन स्ट्रिकलैंड ने फाइट नहीं किया है, एंड ऑल्सो उसे बैन भी लग गया है, जो शायद से जहां तक मुझे याद है नवंबर में ओवर हो रहा है। तो उसके बाद बोला जा रहा है कि शॉन स्ट्रिकलैंड अपना कमबैक करेगा, और इसी को लेकर रिसेंटली शॉन स्ट्रिकलैंड को किसी ने बोला था कि क्या उसका नेक्स्ट ओपोनेंट माइकल वेनम पेज रहने वाला है। तो यहां पर शॉन ने बोला है गोइंग टू बी फ्लफी, तो फ्लफी निकनेम है एंथनी हर्नांडेज का, तो इसका मतलब यह है कि मोस्ट लाइकली शॉन स्ट्रिकलैंड की
नेक्स्ट फाइट एंथनी हर्नांडेज के साथ होने वाली है, जो टू बी ऑनेस्ट बहुत ज्यादा ट्रिकी फाइट है। अगर तो स्ट्रिकलैंड यहाँ पर अर्ली स्टॉर्म को सर्वाइव कर जाता है और एंथनी हर्नांडेज के मैक्सिमम टेकडाउन्स को डिफेंड कर लेता है, तो फिर लेटर राउंड्स में हमें पता है कि शॉन स्ट्रिकलैंड के पास बहुत ज्यादा कार्डियो रहता है। आई मीन उसका फाइटिंग स्टाइल ही ऐसा है कि वो 10 राउंड निकाल देगा। तो इसीलिए लेटर राउंड्स में शॉन स्ट्रिकलैंड फाइट को विन कर सकता है। काफी चांसेस हैं कि ये फाइट डिसीजन जाए। तो बेसिकली एंड में आने वाला है कि क्या एंथनी हर्नांडेज एटलीस्ट पहले के 3 राउंड्स को विन करता है या फिर शॉन स्ट्रिकलैंड सेकंड राउंड के बाद टेक ओवर करने लग पड़ेगा। सो दैट्स इट गाइस, आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।